राम राम दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप राजस्थान स्कूल लेक्चरर विशेष शिक्षा की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे सिलेबस में द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 आरसीआई एक्ट यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सीधे गहरे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम पूरे आरसीआई एक्ट का निचोड़ 40 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के जरिए कवर करने वाले हैं। और इस खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस और जो डिस्क्रिप्शन है वो सीधे आरसीआई के ऑफिशियल पीडीएफ डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं, ताकि इसमें एग्जाम में एक भी नंबर गलत ना हो। ये 40 क्वेश्चन देखने के बाद आपको आरसीआई एक्ट के लिए कोई बुक या पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 जो कि आरसीआई एक्ट 1992 का अधिनियम संख्या कौन सा था। तो अधिनियम संख्या की बात करें तो अधिनियम संख्या 25, 34, 42 या फिर 12। हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिनियम संख्या 34 था। और कब का, देखिए यह अधिनियम द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एक्ट नंबर 34 ऑफ 1992, जिसे 1 सितंबर 1992 को, कब 1 सितंबर 1992 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अधिनियम के अनुसार पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन शब्द की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए, विकलांग व्यक्तियों को केवल सरकारी नौकरी देना। केवल शब्द आ गया है तो ये एक नेगेटिव वे में जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचाना और बनाए रखना। ये ऑप्शन हमें ठीक लगता है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर, केवल विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। केवल शब्द आ गया है, केवल मुफ्त शिक्षा नहीं है और कुछ भी इसमें आता है। हाँ सही बात है, मुफ्त शिक्षा की बात इसमें आती है, लेकिन इसमें केवल मुफ्त का कहा है, तो ये इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता है ऑप्शन डी, अस्पतालों में विकलांगों का मुफ्त इलाज करना। ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, धारा 2(1) में इसके तहत सन 2000 के संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई। पुनर्वास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि रिहेबिलिटेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस एम्ड एट इनेबलिंग पर्सन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अधिनियम की धारा 2 के अनुसार निम्न में से कौन सा पुनर्वास पेशेवर यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की श्रेणी में शामिल नहीं है। यानी कि रिहैब प्रोफेशनल कौन सा इसमें नहीं है। पहला, नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी है श्रवण यंत्र कान के मोल्ड टेक्नीशियन यानी कि हियरिंग एंड ईयर माउथ टेक्नीशियंस, ये तो आता है बिल्कुल। सामान्य एलोपैथ डॉक्टर और सर्जन, जनरल एलोपैथिक डॉक्टर्स इसमें नहीं आएगा, ये हमें लग रहा है एक बार। अगला, विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर या फिर स्पेशल टीचर। ये ऑप्शन संख्या ए, बी और डी बिल्कुल इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन सी है हमारा इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है चलिए देखते हैं एक बार। धारा 2 के में पुनर्वास पेशेवरों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, हियरिंग एंड टेक्नीशियन, पुनर्वास इंजीनियर यानी कि रिहैब इंजीनियर, स्पेशल एजुकेटर और व्यावसायिक परामर्शदाता आदि शामिल है। सामान्य एलोपैथिक डॉक्टर को पुनर्वास पेशेवर की इस परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें धारा 3 में के तहत चिकित्सक के रूप में शामिल किया जाता है, परिषद में शामिल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो परिषद के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 3 में योग्यता कौन सी आवश्यक है। ऑप्शन ए, वह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, उसे केवल राजनीति का लंबा अनुभव होना चाहिए, उसे पुनर्वास, विकलांग और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर योग्यता के साथ में प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, और वह किसी भी राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उसे पुनर्वास यानी कि रिहैब, विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में उसे योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसे अनुभव होना चाहिए इस प्रशासन का, तो उसे हम परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, परिषद में भारत की संसद से कितने सदस्य शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं विशेष शिक्षा में, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है।
संसद से कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 2 लोकसभा के हैं और 1 राज्यसभा के हैं। चलिए, इसमें 3 सदस्य हमारा राइट हो जाएगा, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द हुम 2 शैल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड 1 इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारा, अधिनियम की धारा 4 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना होता है इसका कार्यकाल, 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7, अधिनियम के अनुसार परिषद यानी कि काउंसिल को वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी अनिवार्य होती है। ऑप्शन ए वर्ष में कम से कम 1 बार, वर्ष में कम से कम 4 बार, हर महीने में 1 बार, 2 साल में 1 बार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष में 1 बार होना अनिवार्य है। 8, परिषद की बैठक में यदि किसी विषय पर मत यानी कि वोट्स बराबर हो तो निर्णय कैसे लिया जाएगा। ऑप्शन ए कम प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति के पास एक दूसरा निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट होता है और लॉटरी प्रणाली के द्वारा होता है। मामला तुरंत संसद को भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्ष और पीठासीन के पास में क्या होता है, दूसरा निर्णायक मत होता है। उसका मतलब एक कास्टिंग वोट होता है जिससे कि वो दूसरे पलड़े को भारी कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 5 के तहत निम्न में से कौन सी स्थिति किसी व्यक्ति को परिषद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाइड ठहराती है। यदि वह अस्वस्थ दिमाग यानी कि अनसाउंड माइंड का हो जो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित हो, यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता यानी कि मॉरल टर्प्यूटेड शामिल हो, यदि वह दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित हो, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य परिषद की अनुमति के बिना लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त यानी कि वैकेंट हो जाता है। तो लगातार कितनी बैठकें, 2 बैठकें, 3 बैठकें, 5 बैठकें और पूरे वर्ष की बैठकें। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 बैठकें। लगातार 3 बैठकों तक अगर कोई सदस्य बिना अनुमति की यानी कि कोई रीज़न बताए बिना अनुपस्थित रहता है तो वो पद वैकेंट माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 7 के तहत बनने वाली कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 5 और अधिकतम 7, कम से कम 7 और अधिकतम 10, अधिकतम 15 सदस्य, केवल 3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी कम से कम तो होने चाहिए 7 और अधिकतम कितने होने चाहिए, 10। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 8 के तहत परिषद के सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसका यानी कि मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि परिषद या फिर उसकी किसी समिति के गठन में कोई भी रिक्ति यानी कि वैकेंसी या दोष हो तो परिषद द्वारा किए गए कार्यों पर क्या कानूनी प्रभाव पड़ेगा। पहला, परिषद के सभी कार्य अवैध और अमान्य हो जाएंगे। दूसरा, परिषद के कार्यों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वे वैध रहेंगे। सी, परिषद को तुरंत भंग कर दिया जाएगा। डी, केवल न्यायालय के से ही वैध होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिषद के कार्यों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और वे वैध रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 10 के तहत जब इस वैधानिक परिषद यानी कि काउंसिल का गठन हुआ तो पुरानी जो पुनर्वास परिषद या काउंसिल थी उसका क्या हुआ। वह समानांतर रूप से कार्य करती यानी कि उसके पैरेलल काम करेगी, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया, वह भंग कर दी गई, डिसॉल्व हो गई और उसकी सभी संपत्तियां देनदारी अब नई परिषद में निहित हो गई और उसे एक निजी ट्रस्ट बना दिया। ऑप्शन सी, वह भंग हो गई यानी कि डिसॉल्व हो गई और उसकी जो भी संपत्ति थी, देनदारी थी, वो अब नई परिषद में निहित हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विश्वविद्यालयों यानी और संस्थानों द्वारा दी जाने वाली पुनर्वास योग्यता रिहैब काउंसिल को मान्यता देने का अधिकार परिषद को किस धारा के तहत होता है। धारा 5, धारा 11, धारा 25, धारा 28। हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा धारा बी, धारा 11। यानी कि धारा 11 के तहत जो भी कॉलेजेस वर्तमान में टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिप्लोमा और बीएड करवाने का कार्यक्रम करती है, मतलब डिप्लोमा और बीएड करवाने वाली जो भी कॉलेजेस होती है उनको मान्यता कौन देता है, तो आरसीआई देती है और इसकी धारा 11 के तहत मान्यता दी जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई संस्थान भारत के बाहर यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया पुनर्वास योग्यता रखता है तो उसे मान्यता देने का प्रावधान किस धारा में है। धारा 11 में, धारा 12 में, 15 में, 19 में। धारा 12 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। धारा 11 में तो क्या है, भारत के अंदर अगर कोई कॉलेज डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और अन्य जो भी कोर्सेज होती है उनको मान्यता कौन देता है, आरसीआई देती है और धारा 11 के तहत देती है। और धारा 12 में क्या होता है, विदेश के अंदर यानी कि भारत से बाहर अगर कोई रिहैब मतलब इंस्टीट्यूट चलाता है और उसको मान्यता चाहिए आरसीआई से तो देता है वो किस धारा के तहत, तो धारा 12 के तहत। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
परीक्षा के स्तर, पाठ्यक्रमों की जांच के लिए परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? विजिटर्स या निरीक्षक, पुलिस अधिकारी, अंकेक्षक और प्रशासनिक अधिकारी। सीधा सीधा इसका सही जवाब ऑप्शन ए लग रहा है और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विजिटर्स और निरीक्षक। निरीक्षक होते हैं जो भी एग्जाम्स में इंस्पेक्टर्स आते हैं वो, और विजिटर्स होते हैं वो एग्ज़ाम में वाइवा वगैरह डिप्लोमा में जो भी कुछ होता है उसमें विजिट करने आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं। वो सब आरसीआई की ओर से पाठ्यक्रम और स्तर की जाँच के लिए नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई संस्थान परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो एमएस है, मिनिमम स्टैंडर्ड है, उनका पालन अगर नहीं करता है तो मान्यता वापस लेने का यानी कि विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन की शक्ति किस धारा के तहत आती है? धारा 2, धारा 12, धारा 17, धारा 22। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था धारा 12 के बारे में। धारा 12 में क्या होता है? आरसीआई एक्ट की धारा 12, आरसीआई एक्ट की धारा 12 कहती है कि अगर हमें विदेश के अंदर, कहाँ, विदेश में यानी कि भारत से बाहर कहीं कोई संस्थान है उसको अगर मान्यता देना है तो धारा 12 के तहत, भारत के अंदर कोई भी डिप्लोमा या फिर बीएड करवाने वाले संस्थान को मान्यता चाहिए तो धारा 11 में, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा धारा 17 इसका इस क्वेश्चन का। यानी कि अगर उनकी जो न्यूनतम मानक का पालन नहीं करते हैं यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते हैं तो उन कॉलेजेस से मान्यता वापस ले ली जाती है। उसके बाद में अगर कोई भी वहाँ से डिप्लोमा करता है तो वो डिप्लोमा वैध माना नहीं जाएगा, डिप्लोमा या फिर बीएड करता है कुछ भी, अगर कोर्सेस जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देता है तो वो मान्य रहेंगे। अन्यथा अगर किसी कॉलेज के पास मान्यता नहीं है तो वो डिप्लोमा या फिर डिग्री है वो कुछ काम का नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, भारत में पुनर्वास पेशेवर के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन तय करने का अधिकार परिषद को किस धारा में मिलता है? तो धारा 18, धारा 9, धारा 3 और धारा 26। ऑप्शन नंबर ए धारा 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परिषद द्वारा बनाए जाने वाले रजिस्टर का आधिकारिक नाम क्या है? यानी कि जो परिषद द्वारा एक रजिस्टर बनाया गया उस जिसमें सभी पेशेवर यानी कि स्पेशल एजुकेटर है, अपने साइकोलॉजिकल जो भी मतलब पेशेवर है उनके लिए एक रजिस्टर बनाया गया, उस रजिस्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय विकलांग रजिस्टर यानी कि नेशनल डिसेबिलिटी रजिस्टर, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी कि सी सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, और ऑप्शन सी है हमारा भारतीय चिकित्सा रजिस्टर IMR, और विशेष शिक्षक डेटाबेस स्पेशल टीचर डेटाबेस। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी कि CRR। हम जो भी डिप्लोमा जो RCI करवाती है उसके बाद में हमें CRR सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यानी कि जो CRR सर्टिफिकेट के तहत हमें एक CRR नंबर दिया जाता है, वो CRR नंबर एक वैलिड टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद में हमें उन्हें रीन्यूअल करवाना पड़ता है, CR अकाउंट्स लेने पड़ते हैं, और वो रजिस्टर का नाम क्या है? तो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR यानी कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बात बता दी कि धारा 2 के स्पष्ट उल्लेख है कि ये अधिनियम CRR यानी कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर के रखरखाव के लिए बनाया गया है, जिसे धारा 23 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा 23 याद रखें, धारा 23 किससे रिलेटेड है? तो CRR से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी कि बिना CRR में रजिस्ट्रेशन करवाने नाम दर्ज कराए यदि कोई व्यक्ति पुनर्वास पेशेवर ग्रुप में अभ्यास या फिर प्रैक्टिस करता है तो वह अधिनियम के तहत क्या कर रहा है? यह एक वैध कार्य कर रहा है, यह केवल एक दीवानी यानी कि सिविल गलती कर रहा है, यह एक संज्ञेय अपराध यानी कि ऑफेंस कर रहा है जो दंडनीय है, और इसके लिए केवल 100 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक ऑफेंस है यानी कि संज्ञेय अपराध है, दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, यदि किसी पेशेवर का नाम केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर से हटा दिया जाता है यानी कि रिमूवल ऑफ नेम्स, तो वह इस आदेश के खिलाफ अपील कहाँ पर कर सकता है? तो वह ऑप्शन ए है धारा 22 के तहत केंद्र सरकार को अपील कर सकता है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वह अपील नहीं कर सकता, वह राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकता है। सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा 22 के तहत। इंपॉर्टेंट है, धारा 22 याद रखें, 22 किससे रिलेटेड है? तो CRR में अगर आपका नाम है वो रिमूव हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप उसमें केंद्र सरकार को अपील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अधिनियम की धारा 26 के अनुसार परिषद का कोई सदस्य या फिर कर्मचारी सद्भावना या फिर गुड फेथ से कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी संरक्षण प्राप्त है? उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, उसे सरकार से विशेष पुरस्कार मिलेगा, उसे पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा, अभियोजन या फिर अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पुनर्वास परिषद के सभी कर्मचारियों को कानूनन क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए निजी कर्मचारी, बी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन सी संविदा कर्मी यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO वर्कर्स,
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोक सेवक या फिर पब्लिक सर्वेंट्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो पुनर्वास परिषद के सभी जो भी कर्मचारी है, आरसीआई में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अधिनियम के तहत बनाने की शक्ति, यानी कि क्या बनाने की, नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ मेक रूल्स किसके पास सुरक्षित है? केवल परिषद के अध्यक्ष के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के पास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आरसीआई में कोई नियम बनाने हैं तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में दर्ज होने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के किसी भी नागरिक को, बी हर उस व्यक्ति को जिसके पास इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता है, केवल उन लोगों को जिन्होंने विदेश से पढ़ाई की, ऑप्शन डी जो किसी विशेष स्कूल के मालिक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर उस व्यक्ति को जिसके पास इस अधिनियम की अनुसूची यानी कि शेड्यूल में शामिल जो भी मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता है उनमें उन्हें सीआरआर में फॉर्म भरने का अधिकार है, यानी कि सीआरआर में दर्ज होने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 14 के तहत परिषद को विश्वविद्यालय संस्थानों किस प्रकार जानकारी मांगने का अधिकार प्राप्त है? उनके वित्तीय खातों और बैंक विवरण की, उनके शिक्षकों के वेतन और व्यक्तिगत विवरण की, पाठ्यक्रम की पढ़ाई, परीक्षा और छात्रों की उम्र से संबंधित आवश्यक जानकारी, संस्थान की जमीन के कानूनी दस्तावेजों की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम की धारा 14 के तहत परिषद के विश्वविद्यालय और संस्थानों से पाठ्यक्रम की पढ़ाई, उसकी जो क्या पाठ्यक्रम चलता है, परीक्षा और छात्रों की उम्र से संबंधित आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धारा 15 के तहत नियुक्त निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर्स, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा कि परिषद के अंदर निरीक्षक, इंस्पेक्टर्स और अन्य जो भी है उनको इसमें अपॉइंट किया जाता है। उनका मुख्य कार्य क्या होता है? इंस्पेक्टर्स का क्या काम होता है? ऑप्शन ए संस्था के प्रबंधन को गिरफ्तार करना यानी कि अरेस्ट करना, फिर ऑप्शन बी परीक्षा के छात्रों की चोरी पकड़ना, ऑप्शन सी किसी भी ऐसे कॉलेज या संस्थान में उपस्थित होना जहां प्रशिक्षण दिया जाता है और परीक्षा आयोजित की जाती है और परिषद को उसकी रिपोर्ट देना, ऑप्शन डी परिषद संस्थानों से जुर्माना वसूलना। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऐसे कॉलेज या संस्थान में उपस्थित होना जो प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है और मान्यता प्राप्त है। उन कॉलेजेस में जाते हैं और बाद में ये वहाँ से जानकारी आरसीआई को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 29 पर कि धारा 16 के तहत नियुक्त विजिटर्स के संबंधित क्या शर्तें हैं? ऑप्शन ए वे परीक्षा में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल रिपोर्ट दे सकते हैं। ऑप्शन बी वे परीक्षा के प्रश्न पत्र को स्वयं बदल सकते हैं। ऑप्शन सी वे सीधे छात्रों को पास या फेल कर सकते हैं। ऑप्शन डी वे संस्थान के प्राचार्य को तबादला कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वे परीक्षा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वे केवल रिपोर्ट दे सकते हैं। इसमें धारा 16 में स्पष्ट रूप से कानूनी पाबंदी है, विजिटर शैल नॉट इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन बट ही शैल रिपोर्ट टू द चेयरपर्सन ऑन द सफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारा 19 के तहत जो व्यक्ति केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है यानी कि सीआरआर में पंजीकृत नहीं है, उसे क्या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा? वह किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में पुनर्वास पेशेवर के रूप में पद धारण नहीं कर सकता, वह भारत में कहीं भी पुनर्वास पेशेवर के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता, वह किसी भी अदालत में एक विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट विटनेस के रूप में गवाही देने का हकदार नहीं होगा, उपयुक्त सभी विशेष अधिकार से प्राप्त नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विशेष अधिकारों से प्राप्त नहीं होंगे अगर वो सीआरआर में पंजीकृत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए झूठा प्रतिनिधित्व या धोखाधड़ी करता है तो धारा 21 के तहत क्या हो सकता है? उसे हमेशा के लिए भारत से बाहर भेजा जा सकता है, परिषद पेशेवर कदाचार यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आधार पर उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है और उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है। उस पर केवल 50 रुपये का आर्थिक जुर्माना होगा और उसे सीधे संसद द्वारा सजा दी जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सीआरआर में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक झूठा प्रतिनिधित्व या धोखाधड़ी करता है तो उसमें धारा 21 में साफ साफ प्रावधान है कि उसका परिषद पेशेवर कदाचार यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आधार पर उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है और उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अधिनियम की धारा 23 के अनुसार केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी कि सीआरआर को किस रूप में और किसके द्वारा बनाया रखा जाएगा? ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अलग से डायरी रखा जाएगा। ऑप्शन बी इसे परिषद यानी कि काउंसिल द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रखा जाएगा जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे। ऑप्शन सी इसे केवल एक कंप्यूटर फाइल के रूप में गुप्त रखा जाएगा। ऑप्शन डी इसे भारत की योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे परिषद या काउंसिल के द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र यानी प्रेस्क्राइब फॉर्म में रखा जाएगा जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार परिषद को समय समय पर अपने रजिस्टर की प्रतियों को किसे प्रस्तुत करना होता है और उन्हें कहाँ प्रकाशित करना होता है?
ऑप्शन ए, परिषद को इसे केवल गुप्त फाइलों में रखेगी। ऑप्शन बी, परिषद को इस केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है और उसे राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी, इसे स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित करना होता है। ऑप्शन डी, इसे एजेंसी की देने की आवश्यकता नहीं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिषद को इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है और इसे राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारा 25 यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के अनुसार इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध पर कोई भी अदालत तब तक संज्ञान यानी कि नोटिस नहीं ले सकती जब तक कि पुलिस महानिदेशक खुद शिकायत न करे, पीड़ित व्यक्ति सीधे राष्ट्रपति को पत्र न लिखे, केंद्र सरकार या फिर परिषद के आदेश या उनके प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो, और ऑप्शन डी, समाचार पत्र में खबर ना छपी हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर परिषद के आदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर लिखित शिकायत न मिले तब तक संज्ञान में नहीं ले सकते। क्वेश्चन की ओर। अधिनियम की धारा 29 के तहत परिषद को क्या बनाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए, कानून बनाने की शक्ति। नहीं साहब, ये तो संसद के पास में है, ये शक्ति तो संसद के पास है। ऑप्शन बी, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम यानी रेगुलेशन बनाने की शक्ति जो केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन हो। ऑप्शन सी, केंद्र का बजट तैयार करना। नहीं। ऑप्शन टैक्स वसूलने की शक्ति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए जो भी रेगुलेशंस एंड रूल्स होते हैं उनको बनाने की शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धारा 30 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों को कहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, भारत के चुनाव आयोग के सामने और संसद के दोनों सदनों के सामने जब वे सत्र में हो, और राज्य की विधानसभा में। ऑप्शन सी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सामने जब वे सत्र में होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2000 में हुए संशोधन यानी कि एक्ट 38 ऑफ 2000 द्वारा इस अधिनियम की प्रस्तावना इनकी प्रीमेबल में किस नए क्षेत्र को विशेष रूप से जोड़ा गया? सन 2000 में जोड़ा गया था आपको खेल प्रबंधन को, विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, चिकित्सा पर्यटन को और इंजीनियरिंग शिक्षा का विकास। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि विशेष शिक्षा में अनुसंधान यानी प्रमोट करना, रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन में अगर कोई रिसर्च करता है तो वो इस एक्ट के अंदर कब जोड़ा गया? सन 2000 में, अधिनियम 38 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में उल्लेखित अनुसूची जो शेड्यूल बनाया गया है उसका क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसमें उन सभी अस्पतालों के नाम है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। गलत है हमेशा। ऑप्शन बी, इसमें उन मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता की सूची है जो परिषद द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन सी, इसमें भारत के सभी विकलांग सांसदों की सूची है। गलत है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, परिषद के वित्तीय खर्चों का एक लेखा जोखा। नहीं, ये भी अलग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता होती है जो रिहैब क्वालिफिकेशन होती है उनकी सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अधिनियम की धारा 2 के तहत 2(1)H के अनुसार मानसिक मंदा यानी मेंटल रिटार्डेशन की कानूनी परिभाषा क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए, केवल कम उम्र में भूलने की बीमारी होना, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास का रुक जाना, या फिर अपूर्ण विकास होना, या फिर विशेष रूप से बुद्धि का न्यूनता यानी सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस द्वारा लक्षित होना। ऑप्शन सी, अत्यधिक मानसिक तनाव या फिर अवसाद होना। ऑप्शन डी, रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण सोचने की क्षमता होना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क विकास है वो रुक गया है। अगर मान लो कोई बच्चा है उसका विकास, मस्तिष्क का विकास रुक गया है, अपूर्ण विकास है, विशेष रूप से बुद्धि की न्यूनता है, मतलब IQ लेवल है वो कितना है? बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्यों के रोटेशन के आधार पर किया जाता है? यानी कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परिषद में जो राज्यों और केंद्र के सामाजिक और कल्याण जो सोशल वेलफेयर के विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्यों के रोटेशन को आधार बनाया जाता है, आधार पर नियुक्त किया जाता है, मतलब उसमें कितने सदस्यों के आधार पर उसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 5 सदस्य, बी 10 सदस्य, सी 2 सदस्य आकारादि क्रम में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेशन द्वारा, और ऑप्शन डी प्रत्येक राज्य में एक पद। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 सदस्य होते हैं वो भी आकारादि क्रम में। चलिए तो इस प्रकार हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RCI एक्ट है हमारा फर्स्ट ग्रेड में, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का पहला ही टॉपिक है, उस टॉपिक का हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। इस क्वेश्चन से बाहर इस RCI एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इसे तैयार करके जाएं, बिल्कुल बेझिझक होकर इसे तैयार कीजिए। और इसी प्रकार अगर आप इस वीडियो के में अगर आप कमेंट छोड़ेंगे कि आपको अगर नेक्स्ट में ये टॉपिक इसी प्रकार सीरीज़ में पढ़ना है तो कमेंट में लिख दीजिए, अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो मेरे को बता दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें जो भी गलती होती है उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में मेरे को आप बताइए कि आपने कहाँ पर गलती की है, मैं उसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।